हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत की किस स्थिति में है, कितना भूभाग है और इनके कौन कौन से मंडल हैं तथा इसका प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हम देखते हैं कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमें देखना है कि हमारे प्रदेश यानी कि हमारे भारत देश में 29 राज्य हैं। भारत में 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 राज्य हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है, यानी कि जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। इसके उत्तर में यानी कि जो इसका उत्तर का भाग है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश का विस्तार यानी कि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो 23:52 उत्तरी अक्षांश से 30:24 उत्तरी अक्षांश तथा 77:05 पूर्वी देशांतर से 84:38 पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूरब से पश्चिम यानी कि इसकी पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और दक्षिण उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई इसकी कितना है? 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 650 किलोमीटर है और चौड़ाई कितना है? 240 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 7.33% भाग है। कितना है? जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% भाग है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल देश तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसके उत्तर में नेपाल राज्य स्थित है और साथ साथ क्या है? उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश के पूरब में यानी कि उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार तथा झारखंड और दक्षिण में क्या है? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश है तथा पश्चिम में हरियाणा एवं राजस्थान एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा स्थित है? दिल्ली स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। कितने हैं? वर्तमान में 75 जनपद हैं और जो 18 मंडलों में विभाजित है। जो क्या है? 18 मंडलों में विभाजित है। कमिश्नरी या मंडल जनपद एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई है। जो मंडल होता है वो कमिश्नरी या मंडल जनपद एवं प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई है। इसके प्रमुख कमिश्नर या मंडल आयुक्त कहलाते हैं। इसके प्रमुख क्या कहलाते हैं? कमिश्नर कहलाते हैं या मंडल आयुक्त कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मंडल है क्रम से क्रम संख्या 1 मंडल, जनपद संख्या जनपद। कौन कौन से जनपद किस मंडल में आता है? सबसे पहला है लखनऊ मंडल। क्रम संख्या 1 पर लखनऊ मंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं। कौन से? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई एवं लखीमपुर खीरी क्षेत्र इसका क्षेत्र जो है मंडल में आता है। फिर इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर में भी 6 जिले हैं। कानपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, 6 जनपद हैं। कानपुर जनपद आता है, कानपुर देहात आता है, इटावा आता है, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया आता है। फिर इसके बाद आता है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं। क्या है? मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत एवं हापुड़ है। फिर इसके बाद आता है अयोध्या।
अयोध्या में 5 जिला है, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी। फिर इसके बाद आता है आगरा मंडल, सॉरी अलीगढ़ मंडल आता है। क्या आता है? अलीगढ़ मंडल आता है। अलीगढ़ में 4 जिले हैं। अलीगढ़ में 4 जिले कौन कौन से हैं? अलीगढ़, हाथरस, कासगंज एवं एटा जिला आते हैं। फिर इसके बाद आता है आगरा। आगरा मंडल में 4 जिले हैं। आगरा मंडल में 4 जिले कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद। फिर इसके बाद कौन सा मंडल दिया हुआ है? गोरखपुर। गोरखपुर में भी 4 जिले आते हैं। गोरखपुर में 4 जिले आते हैं। गोरखपुर में 4 जिले कौन कौन से हैं? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज आते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 9वां नंबर पर है देवी पाटन मंडल, यानी कि देवी पाटन में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती। नेक्स्ट दिया हुआ है बरेली। बरेली में भी 4 जिले आते हैं, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत एवं बदायूं है। फिर इसके बाद आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में भी 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और अमरोहा एवं संभल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयागराज। प्रयागराज में कितने हैं? प्रयागराज में भी 4 हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और साथ में है फतेहपुर। फिर इसके बाद आता है चित्रकूट। चित्रकूट धाम जो है 4 मंडल है, सॉरी चित्रकूट धाम में 4 जिले हैं। बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर जिला आता है। फिर इसके बाद आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर में 3 जिले हैं। मिर्जापुर, भदोही एवं कौन सा? सोनभद्र जिला आता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट बस्ती। बस्ती में कितने हैं? 3 हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं भाई? बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। फिर नेक्स्ट आता है झांसी। झांसी में भी 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? झांसी, ललितपुर और जालौन। फिर नेक्स्ट आता है आजमगढ़। आजमगढ़ में 3 जिले हैं। आजमगढ़ में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? आजमगढ़, बलिया एवं मऊ। नेक्स्ट आता है सहारनपुर। सहारनपुर में भी कितने जिले हैं? 3 जिले आते हैं। सहारनपुर में कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भागों में बांटा गया है। 3 भौतिक विभाग कौन कौन से भाई? भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हिमालय पर्वत से लगा हुआ क्षेत्र, यानी कि जो हिमालय पर्वत से लगा भावर एवं तराई क्षेत्र कहलाता। क्या कहलाता? भावर एवं तराई क्षेत्र कहलाता है। और मध्य का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। मध्य का भाग क्या कहलाता है? मैदानी क्षेत्र कहलाता है। एवं दक्षिण के पहाड़ एवं पठार। दक्षिण को क्या कहते हैं? पहाड़ एवं पठार। तो सबसे पहले हम देखेंगे भावर एवं तराई क्षेत्र क्या है। भावर एवं तराई क्षेत्र क्या है? या पश्चिम में सहारनपुर, यानी कि पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूरब में कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में, एक पतली पट्टी के रूप में भावर एवं तराई क्षेत्र फैला है। जो ये भावर एवं तराई क्षेत्र है कहां से कहां तक है? सहारनपुर से लेकर के पूरब के कुशीनगर तक। किस तरह है? एक पतली पट्टी की तरह है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई, यानी कि जो पश्चिम का भाग है इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर। कितना है? 34 किलोमीटर है। और पूरब में घटती जाती, जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते वैसे वैसे क्या होती? ये घट जाती है। इस क्षेत्र में ऊंची घासें, यानी कि इस क्षेत्र में क्या होती है? ऊंची घासें पाई जाती हैं। जैव विविधता युक्त घने वन पाए जाते हैं। वनों को साफ करके क्या किया गया? खेती करने लगे लोग। वनों को साफ करके उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार किया गया। यहाँ धान, गेहूं एवं गन्ना के रिकॉर्ड पैदावार होती है। यानी कि जो तराई क्षेत्र है, भावर क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती सर्वे अधिक होता है और सबसे बेस्ट होता है। फिर इसके बाद आता है मध्य का मैदानी भाग। मध्य का मैदानी भाग, ये जो मध्य का मैदानी भाग हम जानते हैं, बीच का जो भाग है उसे क्या कहेंगे? मध्य का मैदानी भाग कहेंगे। भावर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के मैदान के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विस्तार है। जो गंगा यमुना का क्षेत्र है,
मैदानी क्षेत्र है वो गंगा यमुना के मैदान का विस्तार है। इसका निर्माण हिमालय एवं दक्षिण के पठारी भाग, हिमालय एवं दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ। किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। जो इसका ढाल है, ढाल का मतलब क्या? ऊपर से नीचे, स्लोप जिसे कहते हैं। ढाल किधर है? पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों, इन क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा जाता है। अब प्रथम क्या है? जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, बह करके आती है। दूसरा क्या है? जो दक्षिण के पठारों से निकल करके आती है। तो सबसे पहले कि प्रथम हिमालय से बहकर आने वाली नदियां हैं, इनमें कौन कौन सा है? यमुना नदी है, गंगा नदी है, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती आदि नदियां हिमालय पर्वत से बह करके आती। फिर इसके बाद दूसरा आता है दूसरी दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियां। दक्षिण के पठारी से आने वाली नदियां कौन है? इनमें चंबल, केन, बेतवा, टोंस, रिहन, सोन आदि नदियां शामिल हैं। आदि नदियां शामिल हैं। फिर इसके बाद आता दक्षिण का पठार, यानी कि जो दक्षिण का पठार भाग है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है उसे पठार कहते हैं। जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिण का पठार भाग है, या भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। या भारत के पठारी भाग का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिण में है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का पठारी भाग है वो यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिणी में है, यानी कि दक्षिण में है उत्तर प्रदेश का। फिर आता है इसका विस्तार। इसका विस्तार कहां से कहां? झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज। जनपद का दक्षिणी भाग, जनपद का दक्षिणी भाग गंगा के दक्षिण मिर्जापुर, यानी कि मिर्जापुर, चंदौली। जनपद की कौन सी? चकिया तहसील। कौन सी है? चकिया तहसील एवं सोनभद्र जनपद में है। सोनभद्र जनपद में है। इस पठारी भाग को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है जलवायु एवं ऋतुएं। हम जानते हैं कि जलवायु एवं ऋतुएं क्या होती हैं। भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन से देखते हैं? भौगोलिक विविधता के कारण, यानी कि भारत में भौगोलिक विविधता है, इसके कारण से क्या होता है कि हमारे प्रदेश में जलवायु संबंधी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। जो भिन्नता पाई जाती है इसका सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है। मानसूनी क्या कहा जाता है? जब पानी का जो क्षेत्र होता है, वर्षा, गर्मी, बरसात, इन सब चीजों को मानसूनी प्रदेश कहते हैं। यहां समानता वर्ष भर क्या होता है? 3 ऋतुएं क्रमशः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु होती है। फिर आता है कि मार्च से जून तक, यानी कि आप जानते हैं कि मार्च से जून तक जो होता है ग्रीष्म ऋतु होती है। कैसी होती? ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में पठारी भागों में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। टेम्परेचर कितना हो जाता है? 40 से लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 40 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी देखे थे कि जो है मार्च से जून तक क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। और पठारी भाग होने के कारण साथ साथ क्या है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना होता है? 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि तेज धूल भरी वर्षा, गर्म हवाएं चलती है, यानी कि तेज धूल सहित क्या होता है? हवाएं चलती हैं जो गर्म होती हैं। साथ साथ क्या होता है? इन्हें लू कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? भैया लू चल रही, तो इसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। सबसे अधिक गर्मी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी जो पड़ती कहाँ पड़ती है? आगरा एवं झांसी में पड़ती। कहाँ पड़ती है? आगरा एवं झांसी में होता है। और सबसे कम गर्मी कहाँ पर होती है?
बरेली में पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? बरेली में पड़ती है। तो सबसे गर्म प्रदेश या उत्तर प्रदेश में गर्मी कहाँ होती है? आगरा तथा झांसी में होती है। और सबसे कम गर्मी कहाँ पर होती है? बरेली में होती है। फिर इसके बाद आता है कि मध्य जून से लेकर के, यानी कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्षा ऋतु कहलाती है। बंगाल की खाड़ी की, हम आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो है हवाएं उठती हैं। उन हवाओं के आने से क्या होता है? मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। उन्हीं मानसूनी की हवाओं से क्या होती है? वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है। प्रदेश का लगभग 88% जो वर्षा होती है वो इसी ऋतु में होती है। किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में होती है। और 88% हिमालय के दक्षिण भाग, यानी कि हिमालय के दक्षिण भावर एवं तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। जो भावर और तराई क्षेत्र होता है हिमालय के, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा होने के साथ साथ क्या, वर्षा की मात्रा, जो वर्षा की मात्रा होती है, जैसे जैसे हम पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है, यानी कि जैसे मात्रा क्या है, पश्चिम एवं दक्षिण की ओर घटती जाती है, सर्वाधिक वर्षा, जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? गोरखपुर जनपद में होता है। कहाँ होता है? गोरखपुर जनपद में होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है भाई? मथुरा में होता है। कहाँ होता है? मथुरा जनपद में होता है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है प्रदेश में किस जनपद में होता है? गोरखपुर जनपद में होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? मथुरा में होता है। फिर इसके बाद आता है कि नवंबर से फरवरी तक, जो नवंबर से फरवरी तक का माह होता है उसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहा जाता है। हम आप जानते हैं कि इस समय नवंबर का माह चल रहा है, तो नवंबर माह से ठंडी शुरू हो जाती है और कब तक रहता है? फरवरी माह तक रहता है। इस ऋतु को, इसको क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहा जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, यानी कि दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ठंड बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम जाते हैं, जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है तो क्या है? ठंड बढ़ती जाती है। हिमालय पर हिमपात होने से, यानी कि हम जानते हैं जब हिमालय पर हिमपात होता है तो क्या होता है? सर्दियों के दिनों में क्या होता है? मैदानी भागों में शीत लहर आ जाती है। शीत लहर आ जाती है और ठंड बहुत पड़ने लगती है। शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं, शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है, जो ये क्या होती है? कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। कृषि के लिए क्या होता है? अत्यंत लाभकारी होता है। इस प्रकार से वर्षा ऋतु की उत्तर प्रदेश की मृदा एवं वनस्पतियाँ कैसी हैं और कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो हम जानते हैं कि मृदा एवं वनस्पति उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भौतिक भागों में बांटा गया तो क्या हुआ? इसी विभाजन के आधार पर क्या होगा? यहाँ की जलवायु, भू आकृति और मृदा वनस्पति आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर दिया हुआ कि मृदा एवं वनस्पति का अध्ययन इसी प्राकृतिक विभाजन के आधार पर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृषि कार्य क्या होता है? अत्यंत कठिन होता है, यानी कि यहाँ पर सरलता से खेती नहीं की जा सकती है। यहाँ ज्यादातर क्या होता है? वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र क्या है? कि यहाँ पर महीन कणों से जो मृदा का निर्माण होता है, निक्षेप से निर्मित मृदा समतल होती है, दलदली होती है एवं नम होती है। ऐसे स्थानों पर क्या होता है? बहुत अच्छी खेती नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ की मृदा में क्या होता है? गन्ना है और धान की अच्छी पैदावार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और नम होता है, तो इसलिए मृदा में गन्ना और धान की खेती अच्छी होती है। फिर इसके बाद आता है भावर एवं तराई क्षेत्र। जो भावर एवं तराई क्षेत्र होता है, यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ के वन क्या होते हैं? यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं? साल पाया जाता है, गूलर पाया जाता है, बेर है, नीम है, प्लास है, इमली है, महुआ है, सेमल और बांस आदि के पौधे पाए जाते हैं। फिर आता है मध्य का मैदानी क्षेत्र। जो मध्य का मैदानी क्षेत्र यहाँ पर कैसे होता है? इस क्षेत्र का उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसे मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो उपजाऊ होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की मृदा, खादर और बागर पाई जाती है। तो यहाँ की जो
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कैसे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे बेल है, नीम, आम, महुआ, शीशम आदि के पौधे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि दक्षिण का पठारी भाग, जो दक्षिण का पठारी भाग है वो कैसा है। यहाँ मुख्य रूप से लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है जो कम उपजाऊ होती है। पठारों पर उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं, यानी जो कटीली झाड़ियां होती है उस प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर क्या होते हैं, अकेसिया, कंचा, फुलई, थोर, नीम आदि के पौधे पाए जाते हैं। नीम आदि के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर जो खेती की जाती है सरसों है, मूंगफली है, चना है, मटर है, सोयाबीन आदि की फसलें पैदा की जाती हैं। फिर इसके बाद आता है वन्य जीव, यानी कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क कहा जाता है। और कहाँ तक फैला हुआ इसके बारे में देखते हैं कि वन्य जीव उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जैसे हाथी, ऊंट, बाघ, बारहसिंघा, भालू, चीता, पांडा, अजगर, सांभर और लोमड़ी आदि प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सियार आदि के साथ साथ क्या होता है, अनेक प्रकार के रंग बिरंगी चिड़िया भी पाई जाती हैं। रंग बिरंगी चिड़ियों में क्या है कि जैसे हम आप जानते हैं कबूतर आपको अपने आसपास बहुत दिखाई देते होंगे, मयूर है, तोता है, मैना है, गौरैया है, कावा है, कोयल है, साथ साथ क्या है, गिलहरी और किलहटी, कठफोड़वा जिसे कहते हैं, जो कठफोड़वा होते हैं जो पेड़ को छेद बनाते हैं, बगुला आपको दिखाई देता है, बतख एवं जल मुर्गी पाई जाती है। फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, अभी क्या हुआ कि राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। कहाँ, लखीमपुर खीरी में है। ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बीच में है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में लगभग 490 वर्ग किमी यानी कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्या है, लुप्त प्रजातियों के संरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें से क्या है, अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें से क्या है, कछुआ है, घड़ियाल है, टाइगर है, एलिफेंट तथा सारस पक्षी आदि के संरक्षण तथा उनके प्रजातियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के भौतिक तथा विभागों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियां तथा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।